Hi guys, you are watching Pharmacist Tayyib official YouTube channel and I am Pharmacist Tayyib। तो हम लेक्चर सीरीज देख रहे हैं जी, फिजिकल फार्मेसी लेक्चर सीरीज देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ फार्मेसी के लिए है। तो फार्मेसी हिस्ट्री हम स्टडी कर रहे हैं। आप 2 लेक्चर पहले देख चुके हैं, ये तीसरा और आज कंक्लूडिंग लेक्चर है फार्मेसी हिस्ट्री के हवाले से। तो ये लेक्चर नंबर 4 है वैसे अपने तरतीब के हिसाब से। तो देखते हैं कि सब हेडिंग क्या क्या है। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में हम सबसे पहला एंशिएंट इरा आता है, जो कि जब से इंसान बना हो तब से लेके 1600 ईस्वी तक। इसके मैंने आगे से 2 हिस्से किए, एक नॉन मुस्लिम इरा और एक मुस्लिम इरा। इन दोनों पे अलग अलग आप एक वीडियो देख चुके हैं। नॉन मुस्लिम पे एक अलग से वीडियो है जिसमें बारबलोन, चाइना, इजिप्ट, ग्रीक और टर्की को एक्सप्लेन किया गया है मुकम्मल। और मुस्लिम इरा की इससे जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में आप देख चुके हैं, गोल्डन इरा। अब जो बाकी जितने इरा हैं वो आज के लेक्चर में हम कंक्लूड कर देंगे। हिस्ट्री को आज के टॉपिक में हम जो है वो खत्म करेंगे डी। तो दूसरा इरा हमारे पास है एम्पेरिक इरा, 1600 से एडी से लेके 1940 एडी तक। फिर नेक्स्ट इरा हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा, 1940 से लेके 1970 तक। उससे नेक्स्ट है पेशेंट केयर इरा, 1970 से आज तक 21वीं सदी। और इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी 21वीं सदी से लेके फ्यूचर तक, नाउ से फ्यूचर की इसके अंदर हम सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आए सबसे पहले फिर स्टार्ट करते हैं एम्पेरिक इरा से। 1600 एडी से लेके 1940 एडी तक है। तो इस इरा के अंदर सबसे पहले जो बात शुरू हुई वो ये हुई कि ड्रग टेस्टिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि इससे पहले हम थोड़ा सा मैं आपको टच देता जो पिछले लेक्चर से, एम्पेरिक इरा से पहले जो है एंशिएंट इरा के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं कि हमारे पास एक ड्रग का नॉलेज मौजूद है। ड्रग हमने क्लासीफाई की हुई, डिफरेंट छोटी छोटी बुक्स लिखी हैं साइंसदानों ने, अपना अपना वर्क उन्होंने जो है वो रिटन फॉर्म में लेके आए हैं। और एक से ज़्यादा ड्रग या 1000 और 100 ड्रग जो है वो अपनी बुक्स के अंदर लिखी हैं। अपने स्टूडेंट को उनके बारे में सारा कुछ बताया कि आपने कब क्रॉप करनी है, कब इसको जो है वो हार्वेस्ट करना है आपने, और कितनी यील्ड आएगी, कितने % आप किस मौसम में करेंगे तो कितना आएगा, और क्या कैसे कैसे जो है वो फाइनल एक हर्ब से हमने ड्रग को लेना है। लेकिन इस इरा के अंदर हम उससे एक स्टेप आगे गए हैं। ड्रग का नॉलेज हमारे पास काफ़ी आ गया एंशिएंट इरा से। एम्पेरिक इरा के स्टार्ट में ही हमने ड्रग टेस्टिंग स्टार्ट कर दी। पहले भी टेस्टिंग होती थी, लेकिन पहले जो सिर्फ पॉइजनिंग की टेस्टिंग होती थी कि ये चीज़ पॉइजन तो नहीं है, तो वो कुछ बादशाह अपने कैदियों को चीज़ें पिला के चेक किया करते थे कि अगर पॉइजन है तो वो मर जाएगा, तो वो इस्तेमाल नहीं होगी चीज़। कुछ जो है वो जानवरों को खिला के चेक करते थे। लेकिन इसके अंदर जो टेस्टिंग स्टार्ट हुई वो टॉक्सिसिटी से एक और लेवल हम आगे गए। हमने उसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जिसे फार्माकोडायनामिक कहते हैं, कि किस तरह दवाई अंदर जाके जो है वो काम करती है, उस पे हमने स्टडी स्टार्ट कर दी। मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल लेवल पे जाकर स्टडी स्टार्ट कर दी। और क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी भी ग्रोथ कर चुकी थी, दूसरी फील्ड जो है वो काफ़ी आगे डेवलप हो चुकी थी, तो टेस्टिंग ऑफ ड्रग में हमने डिफरेंट मेथड स्टैंडर्डाइज किए और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम जो है वो का ढूंढना शुरू कर दिया हर ड्रग का, जो हम यूज़ कर रहे थे, ये जो फ्यूचर में करनी थी हमने। इसके बाद फार्माकोपिया लिखी जाने लगी। इसके नेक्स्ट लेक्चर जो है वो फार्माकोपिया भी है, लेक्चर नंबर 5, वो आप डिटेल से देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने सारी डिटेल फार्माकोपिया की दी है। फार्माकोपिया होती क्या है? गवर्नमेंट ओरिएंटेड बुक है मेडिसिन की, यानी गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही बनाती है। और इसके अंदर जो है डिफरेंट ड्रग जो उस कम्युनिटी के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं उसके स्टैंडर्ड दिए गए हैं, बनाने के, चेक करने के, टेस्टिंग के सारे स्टैंडर्ड दिए गए हैं। तो फार्माकोपिया, तो इस तरह क्या हुआ, इससे जब फार्माकोपिया तैयार होना शुरू हुई और इस्तेमाल होना शुरू हुई, इससे क्या होगा, पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि पहले तो जो भी साइंसदान था वो या तो अपनी जो है वो स्टोरी के तहत टेस्टिंग करता था, या जो अपनी जो उसने थ्योरी बनाई होती थी उसके तहत टेस्टिंग करता था, या उसके टीचर ने जो बताया था। लेकिन फार्माकोपिया के अंदर हमने एक यूनिवर्सल चीज़ें लाना शुरू कर दी कि भाई ये फुल एंड फाइनल प्रोटोकॉल है, ये वाला प्रोसीजर फाइनल है। तो इस तरह जो है वो हम फार्माकोपिया हमारे लिए एक जो पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हुई। इस इरा के अंदर दूसरा क्या हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम टॉक्सिकोलॉजी मोस्टली एनिमल्स पे किया करते थे, लेकिन इसके अंदर इरा के अंदर आके हमने ह्यूमन पे भी टेस्टिंग शुरू की। जैसे बादशाह अपने कैदियों को जिनकी सजा में मौत हो चुकी होती थी, या दूसरे जो कैदी होते थे सीवियर केसेस वाले, तो उन पे एज ए यानी कि एनिमल की जगह हम ह्यूमन बॉडी को स्पेसिमेन बना के, वो इस तरह से भी हो सकता है ना कि जब हम मेडिसिन एडमिनिस्टर करते हैं उसके बाद नोट डाउन किया जाए कि अगर अच्छा पेशेंट को ये था तो हमने ये वाली मेडिसिन दी, इसमें ये टॉक्सी इफेक्ट आया, फिर उसमें सर्च आउट किया कि क्यों टॉक्सी इफेक्ट आया। मिसाल के तौर पर उसने कोई और ड्रग खाई हुई थी उस वक्त, इस वजह से टॉक्सी इफेक्ट आया। मिसाल के तौर पर हमने उसको एज के हिसाब से डोज नहीं दी तो इसलिए टॉक्सी इफेक्ट आया। तो सारी रीजन जो है वो हम सर्च आउट करना शुरू कर दिया इस इरा के अंदर। जो रूट्स है, हर्ब्स, फ्लावर
फ्लावर, फ्रूट, बार्क, यही चीजें थी ना सोर्स ऑफ ड्रग हमारे पास उस वक्त तक। तो ये क्या हुआ, जिनकी जो थेरेप्यूटिक वैल्यू थी यानी कि मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होती थी, इनको गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पहले क्या था, कोई भी किसी भी जगह से उठ के जो है उसकी तिजारत कर सकता था, लेकिन 1600 एडी के बाद गवर्नमेंट, डिफरेंट कंट्रीज, जो कंट्रीज मौजूद थी, उन्होंने अपनी अपनी गवर्नमेंट ने अपने अपने इलाके के अंदर इनको कंट्रोल करना शुरू किया ताकि इनका जो है वो गैर जरूरी इस्तेमाल रोका जा सके। इस इरा के अंदर हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है, पहला साइंटिस्ट है कार्ल विलियम शील। तो कार्ल के से भी लिख लेते हैं, सी से भी लिख लेते हैं, नो टेंशन। तो इसमें हमारे पास इसका इरा है जी 1742 से लेकर 1786 तक। तो आए देखते हैं इसके बारे में। कार्ल जो है वो इसका जो वालिद था वो जर्मन मर्चेंट था, तो ये जर्मनी में ही पैदा हुआ। 1757 के अंदर कार्ल ने जो है वो स्वीडन में गुटेनबर्ग के अंदर जो है वो अप्रेंटिसशिप फार्मासिस्ट की अडॉप्ट कर ली। अप्रेंटिसशिप क्या होती है कि पहले जब फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो क्या होता था, फार्मासिस्ट अपने स्टूडेंट रखते थे, यानी कि जो पढ़ा लिखा है उस हवाले से कि चीज़ों को पढ़ सकता है, बुक्स रीड कर सकता है, चीज़ों को जो है वो समझ सकता है, उनको वो अपना शागिर्द रख लेते थे और उन्हें फिर 2 साल 3 साल मुख्तलिफ जो है टर्नओवर का उन्हें एक्सपीरियंस देते थे। उसके बाद उन्हें जो है वो अपना अलग से काम करने के लिए उनको परमिशन दे देते थे कि आप अपने अलग से मेडिकल स्टोर जो है, उस वक्त के मेडिकल स्टोर जो है वो, या ड्रग स्टोर उस वक्त हम कहा करते थे, बुक्स में ड्रग स्टोर आता है, तो ड्रग स्टोर वो अपने चला सके। तो इसकी जो अप्रेंटिसशिप के दौरान ही, यानी जो फार्मासिस्ट के अंडर जो ये वर्क करता रहा, उसी दौरान इसका जो है केमिस्ट्री के साथ इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया और ये डिफरेंट तरह के केमिकल जो इसे अवेलेबल होते थे उससे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता था और बहुत ज़्यादा पढ़ता था केमिकल के हवाले से जो उस वक्त तक डाटा अवेलेबल था, ताकि उससे न्यू डिस्कवरी कर सके। 1765 के अंदर जब इसने अपनी अप्रेंटिसशिप खत्म कर ली, अब देखिए इसने कितने साल अप्रेंटिसशिप की, 8 साल इसने जो है वो अप्रेंटिसशिप की। 8 साल के बाद इसके टीचर ने इसे अलाउड किया कि आप अपना जाके जो अपना ड्रग स्टोर चला सकते हैं। तो ये वहां से जो है स्वीडन के दूसरे इलाके माल्मो में शिफ्ट हो गया और वहाँ ये फार्मेसी पे वर्क करना शुरू कर दिया इसने। तो कार्ल जो है वो दूसरी जो फील्ड थी, जो भी एग्जिस्टिंग फील्ड उस वक्त थी केमिस्ट्री, उस सब में वो वर्क करता था और इतना इसने वर्क किया कि सारी जिंदगी इसने शादी नहीं की, लेकिन डेथ बेड पे जाके इसने जो है वो एक जो पहले वहां पे फार्मेसी थी उसकी जो ऑनर था, उसकी जो बेवा थी, उससे इसने शादी की। क्यों? ताकि जो इसने अपनी यानी कि शॉप जो बनाई है वो उसको जो है वो एज ए शॉपकीपर एक मिल जाएगा शॉप का, और दूसरा ये है कि जो फार्मेसी का नॉलेज इसने इकट्ठा किया है, एक नॉलेज जो इसने लिख लिख के एक्सपेरिमेंट कर करके चीज़ें सर्च आउट की हैं, वो आगे ट्रांसफ़र हो सकेंगी। क्योंकि इसकी मौत अचानक जो है वो ये सेहत से मौत की तरफ जो है वो अचानक गया, तो इसलिए इसने फ़ौरन जो है वो शादी की ताकि ये चीज़ें प्रिजर्व रह सकें। तो अब देखते हैं इसकी डिस्कवरीज क्या क्या है। इसने बहुत सारी चीज़ों को ना सिर्फ आइसोलेट किया, अलग करके सेपरेट किया, बल्कि उसको इंट्रोड्यूस किया, स्टडी भी करवाया वर्ल्ड को। जैसे टार्टेरिक एसिड इसी ने डिस्कवर किया और आइसोलेट करके दिखाया, ब्लैक मैग्नीशिया इसी ने किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरीन गैस के बारे में स्टडी इसी ने किया, मैंगनीज के बारे में, बेरियम ऑक्साइड के बारे में, आर्सेनिक एसिड, मोल्बिडिक एसिड, टंगस्टिक एसिड, इसी ने सारा जो है वो आइसोलेट कर किया और उसके बारे में स्टडी की बहुत ज्यादा। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसी इरा के अंदर एक और जो वाकया हुआ वो ये है कि सबसे पहला एक हॉस्पिटल, जिसको यानी कि हॉस्पिटल का नाम दिया गया, वो बनाया गया 1751 के अंदर, 1751 के अंदर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट किया पेंसिल्वेनिया के अंदर। इसे एक से दूसरी जगह शिफ्ट तो करते रहे, लेकिन ये आज भी जो है वो मौजूद है। ये बिल्डिंग मैं आपको शो कर रहा हूँ, पेंसिल्वेनिया के अंदर ये मौजूद है और ये एम्पेरिक एरिया के अंदर पहला हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है, जहाँ जो है प्रॉपर वो जो आज के दौर के अंदर सेटअप है कि मरीज को एडमिट कर लिया जाता है और उसकी पूरी ट्रीटमेंट कराई जाती है और फिर जब वो हेल्दी हो जाता है तो उसे छुट्टी दी जाती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट इसी दौर के अंदर एम्पेरिक एरिया के अंदर हमारे पास है जी एडवर्ड जेनर। इसका जो टेन्योर है 1749 से 1823 एडी का है। यहाँ मैंने एक खुद से एडिशन की है, वो ये किया है कि एडवर्ड जेनर और स्मॉल पॉक्स को इकट्ठा कर दिया, यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की जो डिस्कवरी है या डिजीज है उसको एडवर्ड जेनर के साथ जोड़ के दोनों चीजों को इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको अलग अलग बार बार जो है वो पढ़ना ना पड़े। एडवर्ड जेनर अगर हम अलग से पढ़ते और स्मॉल पॉक्स को अलग से पढ़ते तो इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज ना रहती, क्योंकि दोनों के अंदर हमें दोनों का नाम लेना पड़ना है। अगर हम स्मॉल पॉक्स को एज ए डिजीज पढ़ें तो फिर भी हमें एडवर्ड जेनर का जिक्र करना पड़ेगा, और अगर एडवर्ड जेनर पढ़ें तो हम स्मॉल पॉक्स का जिक्र करना पड़ेगा। इसलिए मैंने हिस्ट्री के अंदर ये चीज क्लियर की और इन दोनों को
कंबाइन करके आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मकसद हमारा एडवर्ड जेनर को पढ़ना है, लेकिन स्मॉल पॉक्स का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीटली डिटेल के साथ इसके अंदर मौजूद है जी। एडवर्ड जेनर जो है वो 1749 से 1823 एडी तक इनका लाइफ स्पैन है। ब्रिटिश फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, और सबसे पहले इन्होंने कंसेप्ट दिया वैक्सीन का। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई भी, जो कि दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन थी। जो टर्म वैक्सीन और वैक्सीनेशन इन्होंने ड्राइव की वो वेरुला वैक्सीना काउपॉक्स को कहते हैं हम। काउपॉक्स जो है ना, उसके वायरस को वेरुला वैक्सीना कहते हैं, वैक्सीना कहते हैं। इसके वैक्सीना से वैका इसने लिया। वैका का मतलब ऐसे होता है, काउ भी होता है। तो क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि इसने जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई वो काउ पॉक्स से ही बनाई, तो इसने उस यानी कि काउ की स्टोरी को अंदर रखने के लिए वैका लैटिन वर्ड जो कि जिसका मतलब काउ होता है, उससे वैक्सीनेशन का वर्ड ड्राइव किया है। वेस्ट के अंदर जो है वो जेनर को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है। क्यों फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहा जाता है, यही आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि वैक्सीनेशन और इम्यूनोलॉजी का तो आपको पता होगा। वैक्सीनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सेमी डेड या उनका कोई पार्ट जो है वो हम बॉडी को देते हैं, ताकि वो क्या कहता है, बॉडी अपने आप की अंदर इम्यूनिटी बना लेता है, उसके खिलाफ लड़ने की अपने अंदर पूरी सलाहियत पैदा कर लेता है। एंटीबॉडीज हम कहते हैं कि हम यानी जो हम सेमी डेड या उसका कोई पार्ट वायरस का जो हम इंट्रोड्यूस कराते हैं बॉडी के अंदर, उसको एंटीजन कह सकते हैं, और बॉडी उसके अगेंस्ट अपनी एंटी बॉडीज बना लेती हैं। इससे होता क्या है कि इम्यूनोलॉजी जो है ना वो इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। तो सबसे पहले वैक्सीन इसी ने बनाई, जिसकी वजह से इम्यूनोलॉजी जो है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी पैदा हुई बॉडी के अंदर। तो क्या हुआ, इसे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। उसके बाद इस तरह भी स्टडी स्टार्ट हो गई। अगर आप किसी से भी पूछें कि एक नॉन हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा किस इंसान ने जानें बचाई, तो आपको जो नाम मिलेगा फार्मेसी हिस्ट्री के अंदर वो एडवर्ड जेनर का मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों की जान बचाई यही स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाकर। स्मॉल पॉक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। स्मॉल पॉक्स जो है ये कॉन्टेजियस डिजीज है, वेरुला वायरस की, यानी कि ये एक टाइप है। ये एज ए मेजर किलर के तौर पे सामने आई जब ये डिजीज आउटब्रेक हुई ना, और तो क्या हुआ कि एक मेजर किलर के तौर पे सामने आई। इसने 1 से लेकर 10 बिलियन तक लोगों को जो है वो डेथ इसकी वजह से हुई, जो हमें नॉन हिस्ट्री है। लेकिन अब ये वर्ल्ड के अंदर नहीं है। पढ़ते हैं कैसे। स्मॉल पॉक्स पहले फैमिली पढ़ लेते हैं। पॉक्स वेरिडी इसकी फैमिली है और डीएनए वायरस है, यानी इसका जो जेनेटिक मटीरियल होगा वो डीएनए होगा स्मॉल पॉक्स का। इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ ये नहीं हमें पता, लेकिन जो इजिप्टियन ममीज हैं उसके अंदर भी इसकी जो है वो आसार पाए जाते हैं। इसकी जो सिम्टम्स होती हैं, इसके जो बाकियात होते हैं डिजीज के, वो इजिप्टियन ममीज के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब कि ये उनसे भी पहले की डिजीज है। मोर्टेलिटी रेट की बात करें, अगर अडल्ट में बात करें तो 30%, यानी कि अगर 100 बंदों को डिजीज हुई है तो 30 अडल्ट जो है वो इसके जरिए मौत वाकया हुई उनकी। और इन्फेंट बच्चों में अगर बात करें तो 90%, यानी 100 में से 90 बच्चों की जो है मौत होती है। इसलिए बहुत बड़ा ये मेजर किलर था हिस्ट्री के अंदर। वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है ह्यूमन से ह्यूमन की तरफ एयर के जरिए। कफिंग और स्नीजिंग, खांसने और छींकने, दोनों से जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन की तरफ वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। जब वायरस ट्रांसमिट हो जाता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड हमारे पास है 10 से 14 दिन तक। उसके बाद इसकी सिम्टम्स होती है वो है हाई फीवर। इंक्यूबेशन के बाद हाई फीवर जो आता है उस पर्सन पे। अब होता क्या है, क्योंकि एक तरफ तो हाई फीवर आ रहा, दूसरी तरफ ये स्किन सेल्स को भी इफेक्ट करता है ये वायरस। और पहले रैश होती है, फिर इंडिविजुअल स्पोर्स बनते हैं। जहाँ रैश कहते हैं खारिश को, खारिश होती है पहले, फिर इंडिविजुअल स्पोर्स बनते हैं, दाग बनते हैं, उनको हम मैक्यूल्स कहते हैं। और जब मैक्यूल्स उभर जाते हैं, स्किन के ऊपर बाहर आ जाते हैं, वासी हो जाते हैं वो स्पॉट, उन्हें पैप्यूल कहते हैं। और जब पैप्यूल के अंदर पस भर जाता है फिर पोस्ट्यूलेट कहते हैं। पस फिर क्या होता है, वो लीक आउट होता है और एक स्कार बना देता है, और वो बॉडी के अंदर हमेशा के लिए, यानी अगर बंदा बच भी गया तो फिर भी वो बॉडी के अंदर निशानात जो हैं वो रहते हैं बाकी, और जो है वो डिसफिगर कर देता है और बाज़ दफ़ा ब्लाइंड भी कर देता है ये। यानी कि स्मॉल पॉक्स स्किन पे इफेक्ट होने की वजह से ब्लाइंड भी करता है। डेथ अकर होती है इस वजह से, मेनली इसका मल्टी ऑर्गन फेलियर होने की वजह से जो है वो सबसे ज्यादा जो ऑर्गन कौन सा फेल होता है, लंग्स फेल होता है। इसकी इंक्यूबेशन पीरियड के बाद हाई फीवर के साथ साथ लंग्स फेल होता है। लेकिन दूसरे ऑर्गन भी रिपोर्ट हुआ है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से इंसान की डेथ होती है। और जो बच भी जाता है तो उसकी क्या पूरी स्किन खराब हो जाती है, स्कार्स उसके ऊपर नजर आते हैं। अब स्मॉल पॉक्स से बचने वाले फेमस सर्वाइवर कौन से हैं? पहले है जी जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरे हैं इब्राहिम लिंकन, तीसरा जो है जोसेफ स्टैलिन।
वैसे तो हमारे पास जो वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट है, जो वैक्सीनेशन करने का, वो तो इंडिया और चाइना में कुछ 10वीं सदी के अंदर आ गया था, लेकिन ये प्रैक्टिस के अंदर 16वीं सदी में आया। और प्रैक्टिस जो उस वक्त होती वो उसे हम कहते हैं वेरुलेशन। वेरुलेशन अब दो तरह से होती थी। जैसे स्मॉल पॉक्स की बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स की वेरुलेशन वो कैसे करते थे, पहला तरीके के अंदर वो उस पस लेते थे, जो पस्चुलेट बन गया उससे पस ले लिया और हेल्दी पर्सन को लगा दिया। उससे क्या होगा, उसके अंदर इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, तो वो बचने के चांस बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका ये होता था कि जो स्कार ऊपर बचा हुआ उसे ले लेते थे, उसे ग्राइंड करते थे, पाउडर बनाते थे और इनहेल करते थे। और हेल्दी पर्सन इनहेल कर लेता था तो उसके जरिए भी उसकी इम्यूनिटी जो है वो बन जाती थी। ये वेरुलेशन का कॉन्सेप्ट स्मॉल पॉक्स के लिए एडवर्ड जेनर से पहले इस्तेमाल होता रहा। ये ऐसा था यूरोप की तरफ, क्योंकि इंडिया और चाइना में डिस्कवर हुआ तो फिर ये ऐसा था यूरोप की तरफ पहुंचा और ज्यादा से ज्यादा सेफ होता गया और तब्दीलियां आती गई। इसने जो एडवर्ड जेनर ने क्या किया, इसने ये नोट किया कि जो मिल्क मेड हैं, जो दूध दोने वाली औरतें हैं, बाड़े में काम करने वाली, उनके अंदर स्मॉल पॉक्स या तो होता ही नहीं है, या होता है तो बहुत कम होता है, बहुत कम डेज के लिए, और इतनी ज्यादा सिम्टम्स अपीयर नहीं होती। इस बात को इसने अपना पॉइंट ऑफ फोकस बनाया और इसने वर्क स्टार्ट कर दिया। फिर इस वर्क जब किया तो इसे पता ये चला, फाइंडिंग ये हुई कि उन्होंने कहा जी कि काउ पॉक्स होता है, तो वहां से जो है वो पस वगैरह या जो है वो इनकी बॉडीज के अंदर चला जाता है, या कट वगैरह लगा है तो उसके जरिए अंदर चला जाता है। तो जब काउपॉक्स, क्योंकि काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स की दोनों की वायरस की फैमिली सेम है, लिहाजा उनके ऊपर काउपॉक्स का अटैक हो जाता है मिल्क मेड के अंदर, तो वो इम्यून हो जाते हैं स्मॉल पॉक्स से भी, क्योंकि एक ही फैमिली के दो वायरस से क्रॉस प्रोटेक्शन होती है ना, अगर एक की तरफ से आप प्रोटेक्टेड है तो दूसरे वायरस से प्रोटेक्ट। तो इसने इस बात को साबित करने के लिए उस वक्त एक इलीगल काम किया। उस वक्त इलीगल था जब इसने ये परफॉर्म किया, लेकिन ये कि इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, तो इसकी रेपुटेशन की बुनियाद में से कुछ नहीं कहा गया। इसने क्या किया कि काउपॉक्स का जो है वो पस लिया और एक स्मॉल जो है बॉय उसको लगा दिया, और इसने फिर और देखा कि उस बच्चे को बुखार हुआ, और बुखार होने के बाद वो सही हो गया, और उसे फिर आगे जो है वो स्मॉल पॉक्स नहीं हो पाया। इसने यही काम तकरीबन 23 पेशेंट के अंदर किया और इसकी ये स्ट्रेटजी सक्सेसफुल रही। एडवर्ड जेनर ने इसे वैक्सीनेशन का नाम दिया है। वैका मीन फ्रॉम काउ और वैक्सीनेशन इसने यहाँ से वर्ड ड्राइव किया, वैका फ्रॉम काउ से लिए, काउ पॉक्स से इसने ड्राइव किया ना, तो इसलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम इसने वैक्सीनेशन रख दिया। वेरुलेशन जो है वो उस वक्त तक चलता रहा, लेकिन क्या हुआ कि वक्त के साथ साथ एडवर्ड जेनर ने अपना ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन वाला और ज्यादा अच्छा और सेफ करते करते एक रिसर्च भी पब्लिश कर दी, और अपने पूरा प्रोटोकॉल के साथ जो है वो उसने इसको जो है वो सामने लेके आया। लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे साइंटिस्ट ने भी इसे वेलकम किया। तो क्या हुआ, 1840 में जाके ये टोटली वेरुलेशन बैन कर दिया गया कि वेरुलेशन को जो प्रैक्टिस है वो आपने नहीं करनी, वैक्सीनेशन की प्रैक्टिस करनी है। कौन सी? जनरल प्रोटोकॉल आपने फॉलो करना है वैक्सीनेशन के लिए। अब इससे हुआ क्या, जो हमने नया जो अडॉप्ट किया जनरल का प्रोटोकॉल वैक्सीनेशन वाला, तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम हो गया, ड्रॉप होके कहा मिलियन के अंदर 1 से 2 केस, 1 मिलियन के अंदर 1 या 2 केस पॉपुलेशन में आना शुरू हो गए। वहां कितना था, 30 अडल्ट के लिए और इन्फेंट के लिए 90, मोर्टेलिटी रेट इतना ज्यादा था। तो यहाँ पे मोर्टेलिटी रेट कम हो गई, सिर्फ 1 से 2 केसेस रह गया आउट ऑफ 1 मिलियन। नेपोलियन ने भी जो है वो अपनी पूरी जो फौज थी उसको ये जेनर का प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हुए वैक्सीनेशन करवाया, और उसने कहा कि जेनर इज अ ग्रेट बेनिफैक्टर ऑफ मैनकाइंड, कि इसने इंसानों की बहुत बड़ी खिदमत, इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत की है। अब जो लास्ट आउटब्रेक अकर हुआ है वो यूरोस्लाविया के अंदर हुआ है 1972 के अंदर, जब एक मुस्लिम जो है वो वापस आया इराक के अंदर, तो वो बीमार हो गया, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर गया। लेकिन उससे जो अटैच पर्सन थे, जो कांटेक्ट में रहे उसके बीमारी के दौरान, उसमें से एक बंदा जो है वो बीमार हुआ और उसी के साथ ट्रीट किया, तो उसे जो है वो रैश अपीयर हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो एंटीबायोटिक का एक जो स्टेप पेनिसिलिन का जो है साइड इफेक्ट रैश और डेथ की तरफ जाना, ये हमें उस वक्त पता चला। नंबर 2, ये आउटब्रेक जो है वो फैल गया, पूरी जो है इराक के अंदर जो है फैल गया और आगे आगे फैलता चला गया, क्योंकि लोग ट्रांसपोर्ट करते थे, ताजर आते एक इलाके से दूसरे इलाके से सामान, एक जगह दूसरी जगह लोग मिक्स हो रहे हैं, तो ये आउटब्रेक भी फैल गया। तो फिर उन्होंने क्या किया, पूरी आबादी को 18 मिलियन की पूरी आबादी को दोबारा इम्यूनाइज किया, वैक्सीनेशन लगाई ताकि आउटब्रेक रुक सके। टोटल इस आउटब्रेक के अंदर 175 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 35 डेथ हुई। और जो इसके अलावा इस आउटब्रेक के बाद जो लास्ट वेरीफाइड केस है स्मॉल पॉक्स का, वो 1979 में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद आज तक कोई भी केस जो है वो वेरीफाइड केस सामने स्मॉल पॉक्स का नहीं आया। इसी वजह से
1980 के अंदर WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इस दुनिया से ख़त्म हो चुका है। इंसानियत को एक जो है वो बीमारी से आज़ादी मिल चुकी है, अब स्मॉल पॉक्स नहीं है। अभी भी जो है वो इसका पूरा जो वैक्सीनेशन है वो अमेरिका के अंदर, दूसरे मुल्कों के अंदर उन्होंने एज ए सैंपल के तौर पे संभाल के रखा हुआ है कि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा आउटब्रेक हो तो वो उस वैक्सीनेशन की और ज़्यादा बना के पूरी कंट्री या पूरे वर्ल्ड को दोबारा इम्यूनाइज कर सकते हैं। लेकिन 1980 के बाद, जैसे बताया ना, 1979 के बाद इसका कोई और केस सामने आया ही नहीं। तो ये सारा का सारा ये प्रोसीजर डेवलप करना, ये इतनी ह्यूमन की जो है वो मदद करना, मैनकाइंड की जो है वो खिदमत करना, इंसानियत की खिदमत करना, ये सारे का सारा एडवर्ड जेनर के हिस्से में जाता है। इसलिए हम स्मॉल पॉक्स इसके साथ मिक्स करके पढ़ाएं। एडवर्ड जेनर के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा और कि 1821 के अंदर इसे अपॉइंट किया गया एज ए फिजिशियन ऑफ किंग जॉर्ज IV, 4 नंबर पे जो किंग थे उनका फिजिशियन इन्हें मुकर्रर किया गया, और इन्हें मेयर ऑफ बर्कले एंड जस्टिस ऑफ पीस का मेयर भी बनाया गया। इसके अलावा इन्हें रॉयल सोसाइटी का मेंबरशिप भी दी गई, और ये ज़ूलॉजी के अंदर वो पहले पर्सन भी गिने जाते हैं जिन्होंने ब्रूड पैरासिटिज्म ऑफ कोको को डिस्क्राइब किया। ब्रूड पैरासिटिज्म ऑफ कोको जो है, इसको जो है वो अरिस्टोटल ने भी नोट किया इस बिहेवियर को हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स के अंदर, लेकिन इसने भी दोबारा से इस बिहेवियर को डिस्क्राइब किया। एक्चुअली होता क्या कि कोको जो है वो अपने अंडे जो है वो अपने नेस्ट में नहीं देती बल्कि जाके दूसरे नेस्ट में दे के आती हैं जी। तो नेक्स्ट चलते हैं। एडवर्ड जेनर जो नाम है BBC की एक लिस्ट के अंदर भी मौजूद है, और वो लिस्ट उन्होंने बनाई कैसे, एक ब्रॉडकास्ट के जरिए 2002 के अंदर उन्होंने 100 ग्रेटेस्ट ब्रिटेन के नाम से एक शो चलाया जिसके अंदर उन्होंने पोलिंग करवाई, और पोल के जरिए इन्होंने नतीजा निकाला कि 100 ग्रेट बरतानी ब्रिटेन जो है उनका नाम फाइनलाइज किया गया। आई थिंक 74 या 78 नंबर पे इनका जो है वो 70s की लिस्ट के अंदर इनका नाम जो है मौजूद है एडवर्ड जेनर का। तो इन्हें अभी 2002 के अंदर भी ग्रेटेस्ट ब्रिटेन जो है वो एज ए तस्लीम किया गया है, ये भी इनके लिए एक ऑनर की बात है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं। फ्रेडरिक सर्टनर 1783 से 1841 तक। फ्रेडरिक सर्टनर ने, ये थे जर्मन फार्मासिस्ट थे, और अल्कलॉइड केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा इन्होंने जो है बहुत सारा काम किया, और इन्होंने जो है वो मॉर्फिन की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की 1804 के अंदर, और ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने मॉर्फिन की ना सिर्फ डिस्कवर की बल्कि आइसोलेट भी करके दिखाया ओपियम से, उसका मेथड प्रोटोकॉल फाइनलाइज किया। इन्होंने जो अल्कलॉइड मॉर्फिन ओपियम से अलग किया, मॉर्फियम क्यों रखा, क्योंकि ग्रीक गॉड का ऑफ ड्रीम का नाम है मॉर्फियस, उससे इन्होंने उसको मॉर्फियम और बाद में मॉर्फिन का नाम दिया। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर भी पब्लिश किए, आइसोलेशन कैसे करनी है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे करनी है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे जो है वो फाइंड आउट करना है आपने कैसा होता है, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इन्होंने डिफरेंट डॉग्स के अंदर स्टडी की, फिर उन्होंने सेल्फ एक्सपेरिमेंट किए। तो ये इन्होंने अपने बहुत सारे पेपर भी पब्लिश किए। मॉर्फिन के हवाले से ये है कि ये वो पहला अल्कलॉइड नहीं है जो ओपियम से एक्सट्रैक्ट हुआ है, लेकिन सबसे पहला जो अल्कलॉइड पौधों में से एक्सट्रैक्ट किया गया वो हमारे पास मॉर्फिन है। यानी प्लांट की अगर बात करें तो सबसे पहला जो अल्कलॉइड प्लांट में से हमने सेपरेट किया, आइसोलेट किया, वो मॉर्फिन है। ये वो पहले पर्सन है जिन्होंने जो है वो आइसोलेट किया एक्टिव इंग्रेडिएंट को, और जो प्लांट और मेडिसिनल के अंदर मौजूद होते हैं API, और उनको अलग करके इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले तो यही होता था ना कि हकीम लोग या जो भी जानने वाले हैं, इल्म तिब को जानने वाले, वो पूरी जड़ी बूटी इस्तेमाल करवाते थे कि इस जड़ी बूटी का ये काम, इस जड़ी बूटी का ये काम है। लेकिन एम्पेरिक कीड़ा तक पहुंचते हुए हमने क्या किया कि APIs इलाज करने स्टार्ट कर दिए कि वो सिर्फ बाकी जड़ी बूटी पूरा खाने की क्या जरूरत है, वो API अलग कर लो और उस API को इस्तेमाल करो। तो ये वो पहले पर्सन थे जिन्होंने प्लांट और हर्ब से जो है वो API स्टार्ट करने का प्रोसीजर स्टार्ट किया। और जो ब्रांच ऑफ साइंस इन्होंने ओरिजिनेट की, शुरू की, स्टार्ट की, और उसको हम कहते हैं अल्कलॉइड केमिस्ट्री। 1817 के अंदर ही वाज अवार्डेड एज ऑनरी डॉक्टरेट की डिग्री इन्हें दी गई जेना यूनिवर्सिटी ने। 1831 के अंदर इन्होंने प्राइज विन किया जिसका टाइटल था बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा काम किया ना। देखें आपने
यानी कि हमें प्लांट से आइसोलेशन का तरीका इन्होंने बताया, क्रिस्टलाइजेशन का, उनकी प्रिपरेशन का, एपीआई को अलग करने का, एक अल्कलॉइड केमिस्ट्री जो कि आज कितनी उसकी एक पूरी जो है वो बीएससी और एमएससी हो रही है केमिस्ट्री के अंदर जाके, तो वो उसके अंदर एक अल्कलॉइड केमिस्ट्री एक मेजर ब्रांच के तौर पे आती है और बहुत सारे प्रोसीजर हैं, वो सारी डिस्कवरी इन्होंने स्टार्ट की ना। जब सब्जेक्ट ये स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी सारा क्रेडिट इनके हिस्से में आता है। जब इनके वालिदैन इंतकाल कर गए तो इन्होंने भी फार्मासिस्ट अप्रेंटिस स्टार्ट कर दी। 1806 के अंदर जो है वो ये मूव कर गए इनपिक के अंदर और वहाँ एज ए फार्मेसी असिस्टेंट काम शुरू किया। 1809 के अंदर इन्होंने अपनी पहली फार्मेसी जो है वो ओपन कर ली, लेकिन वहाँ पे भी ये इन्वेस्टिगेट करते रहे कि मॉर्फिन के कौन कौन से इफेक्ट हैं और कैसे उसको आइसोलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं, जोसेफ पेलेटियर, जोसेफ केवेंटस 1795 के अंदर और 1877 जोसेफ पेलेटियर की ये है। तो दे वर द फ्रेंच एंड आइसोलेट सेवरल अल्कलॉइड्स, इन्होंने भी बहुत से अल्कलॉइड जैसे स्ट्रिक्नीन, ब्रूसीन, नक्स भूमिका से, क्विनीन, सिंकोनीन, सिंकोना से। पेलेटियर ने पेरी के साथ मिलके कफीन और रोबिक्विट को भी जो है वो आइसोलेट किया और कोडीन को आइसोलेट किया ओपियम से। जोसेफ ने की ये तारीख पैदाइश है और तारीख वफात है, ये फ्रेंच फार्मासिस्ट थे। इन्होंने भी मिलके उसके साथ काम किया और ये भी प्रोफेसर थे स्कूल ऑफ फार्मेसी पेरिस के अंदर। इन्होंने भी दोनों ने मिलके काम किया और जो है वो अपनी लेबोरेटरी एक बनाई अपनी, यानी कि मेडिकल स्टोर या ड्रग स्टोर के पीछे। वो पहले बंदे थे जिन लोगों ने दोनों ने मिलके जो है वो सॉल्वेंट इस्तेमाल करने शुरू किए कि प्लांट में से जो अल्कलॉइड निकालने हैं, वेजिटेटिव पार्ट से अल्कलॉइड निकालने हैं, उसको सॉल्वेंट के जरिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया। जो इन्होंने सक्सेसफुल आइसोलेशन की कंपाउंड की, उनके अंदर हमारे पास पहले है क्लोरोफिल 1817 के अंदर, इमिटिडीन 1817 के अंदर एपिकैक्वाना से, स्ट्रिक्नीन नक्स भूमिका से 1818 के अंदर, 1819 के अंदर ब्रूसीन नक्स भूमिका से, और सिंकोनीन और क्विनीन सिंकोना बार्क से 1820 के अंदर। ये इन्होंने सारे जो है वो कंपाउंड अलग की। इसके अलावा 1821 के अंदर कैफीन अलग की। क्विनीन सल्फेट लेटर प्रूव एन इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर मलेरिया। अब देखिए इन्होंने क्विनीन डिस्कवर की और बाद में वो जो मलेरिया का आउटब्रेक हुआ वो मलेरिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी के तौर पे और आज तक इस्तेमाल हो रही है। क्विनीन जो है वो एक्टिव एंटी मलेरियल इंग्रेडिएंट है, इन द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री के अंदर होता है। इनका एक सबसे बड़ी जो है बात ये है तो वो ये है कि इन्होंने क्विनीन को पेटेंट नहीं करवाया, यानी कोई भी बंदा जो है वो इस वक्त पेटेंट का दौर शुरू हो चुका था उस वक्त इनके दौरान, लेकिन इन लोगों ने क्विनीन को पेटेंट नहीं करवाया बल्कि इन्होंने कहा जो जहां चाहता है वो इस्तेमाल करे और इस डिस्कवरी से बहुत ज्यादा फायदा उठाए। 1823 के अंदर जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया नाइट्रोजन इन अल्कलॉइड कंपाउंड के अंदर, कोल्चिसिन, विराट्रीन, ये सारी चीजें इन लोगों ने अलग 1823 के अंदर। जोसेफ केवेंटो को एक ये भी एजाज हासिल है कि मून के ऊपर उस वक्त 1976 के अंदर जो एक स्पोर्ट मिला उसको नाम इसी के नाम पे जोसेफ केवेंटो के नाम पे रखा गया, क्रेटर केवेंटो उसे कहते हैं, तो इसके नाम पे रखा गया, इतना बड़ा ऑनर इसे दिया गया। यानी कि डिस्कवरी तो जिसने भी की लेकिन इसके नाम पे वो चीज रखी गई ताकि इसको ऑनर दिया जा सके। पेरिकेरा अंदर जो सबसे पहला हॉस्पिटल फार्मासिस्ट था उसका नाम है जोनाथन रॉबर्ट। ये पहला हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है जो कि रजिस्टर्ड हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप कह सकते हैं, या जो नॉन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो पहले जिसने हॉस्पिटल के अंदर रह के हॉस्पिटल की फार्मेसी पे काम करके जो है वो रॉबर्ट ने काम करके दिखाया, और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला यही मिलता है हमें। नेक्स्ट आ गया विलियम प्रॉक्टर 1817 से लेकर 1874 तक। विलियम प्रॉक्टर जो है वो ये फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी का फादर कहा जाता है। मोस्ट ऑफ इसने अपनी सारी जिंदगी जो फार्मेसी के एडवांसमेंट में लगा दी। इसकी अपनी भी मेडिकल स्टोर थी और ये टीचर भी था और एडिटर भी था और साइंटिस्ट भी। 1817 से लेकर 1874 तक इसका ही रहा है और अमेरिकन फार्मासिस्ट है। ये ग्रेजुएट हुआ है फिलाडेल्फिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी से 1837 के अंदर। इसका सबसे पहला रोल ये है हिस्ट्री के अंदर कि इसने अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन बनाई और ये इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया के अंदर भी एज ए राइटर या एडिटर के तौर पे काम करता रहा है। और इसके अलावा जो भी फार्मेसी की टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई है अमेरिका के अंदर उसके अंदर ऑथर या एडिटर के तौर पे ये उस वक्त अपनी लाइफ स्पैन के अंदर रहा, इसलिए इसे फादर ऑफ अमेरिकन फार्मेसी कहा जाता है। डॉक्टर सर्व इन द एरिया व्हेन द फार्मेसी वाज वाइड ओपन एंड आर रेगुलेटेड फील्ड। उसने उस वक्त काम किया जब जो है फार्मेसी फील्ड हर किसी के लिए ओपन थी, कोई भी आता था सीखता अप्रेंटिसशिप लेता था और उसके बाद वो काम शुरू कर देता था। ये वो दौर था जब हर कोई दवाई भेज सकता था और जो है वो बिजनेसमैन या
कारोबारी आदमी ही हमें जो है उस वक्त ड्रग किट बेचा करते थे। जिनके पास पैसे होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाके बेच देते थे। और आम जनरल स्टोरों पे जो है वो क्या कहते हैं दवाइयाँ बिकती थी, फिजिशियन बेचते थे। और इसके अलावा जो है जिनको ट्रेनिंग कोई खास, फिजिशियन को तो ट्रेनिंग मौजूद थी, लेकिन फिजिशियन के साथ फार्मासिस्ट की ट्रेनिंग भी तो होना जरूरी है ना मेडिसिन सेल के लिए। तो इसके अलावा भी एम हर बंदा कोई जो इसके पास पैसा वो मेडिसिन लेता था और जाके बेच देता था। उस वक्त इन्होंने काम किया। और ना सिर्फ ये उस दौर के अंदर सिर्फ मेडिसिन इतनी खुलेआम बिकती थी, बल्कि जो दूसरे केमिकल्स हैं, डाइज हैं, पॉइजन हैं, जैसे आर्सेनिक है और जो पेंट, ऑयल, मुख्तलिफ जो पॉइजन चीजें थी वो भी जो है खुलेआम बिका करती थी। उस वक्त जो ज्यादातर मेडिसिन थी वो बोटेनिकल ओरिजिन थी, यानी प्लांट से लेते थे। और उन्हें जो कारोबारी हजरात थे उन्हें तो नहीं पता कि कौन सी जो है वो जड़ी बूटी लेके आनी है और उसके अंदर ज्यादा क्वालिटी होगी, उसके अंदर कम क्वालिटी होगी, तो उसको असेस करने का उन्हें नहीं पता था। क्यों? क्योंकि खुले आम हर बंदा कारोबार कर रहा था। प्रॉक्टर इस फील्ड के अंदर इंटर हुआ अप्रेंटिसशिप के जरिए और फिर उन्होंने अपनी भी फार्मेसी की। 1837 के अंदर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की इन्होंने, और जिसके अंडर इन्होंने जो है वो प्रैक्टिस की। और जो फ्रेंड थे दूसरे उन्होंने प्रॉक्टर को इस तरफ इनकरेज किया कि वो इस फील्ड की तरफ आए और इन्वेस्टिगेशन करें। और उन्होंने जो ग्रेजुएशन जो है 1837 के अंदर कंप्लीट की। 1844 के अंदर जो है वो इन्होंने अपनी दुकान खोल ली। इनकी दुकान के अंदर जो है वो इन्होंने साथ में एक लेबोरेटरी बनाई अपनी टेस्टिंग के लिए, साथ में एक अलग से राइटिंग एरिया बनाया जहां बैठ के ये साइंटिफिक पेपर लिखते थे, प्रैक्टिकल आर्टिकल लिखते थे, एडिटोरियल काम करते थे। और बहुत सारे वोलाटाइल पे इन्होंने काम किया, नए मेथड डिस्कवर किए, नए एक्सपेरिमेंट जो ऑपरेटर्स बनाए। जो भी इनका रिजल्ट निकलता था नए मेथड के, वो अमेरिकन जर्नल ऑफ फार्मेसी के अंदर पब्लिश करते थे। एम्पेरिक एरा की एज ए होल बात करते हैं तो 17वीं 18वीं सदी तक पहुंचते हुए साइंस बड़ी तरक्की कर चुकी थी। बहुत सारी नई ड्रग और केमिकल जो है वो आइडेंटिफाई हो चुके थे, जैसे कि नाइट्रोजन सामने आ चुका था, क्लोरीन, जिंक, ऑक्सीजन, एट्रोपिन, कैफीन, मॉर्फिन, कोडीन, पेनिसिलिन, फिनोबार्बिटल, नायासिन, ये सारी चीजें, ये बहुत सारे केमिकल जो है उस वक्त आइडेंटिफाई हो चुके थे इस एरा के अंदर। तो इस एरा के अंदर जो है वो केमिकल्स और ड्रग की आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन की तरफ हमने ज्यादा काम किया और ज्यादा यानी प्योरिफिकेशन, क्वालिटी की तरफ हम गए कि कैसे अच्छी जो है वो कैसे अच्छे सोर्स से हम जो है वो एक एपीआई ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। इंडस्ट्रियल एरा आ गया, उसके बाद तीसरा एरा जो है वो एंशिएंट एरा हमने पढ़ लिया, 2 वीडियोस अलग जो है वो लेक्चर के अंदर। आज हमने एम्पेरिक एरा पढ़ लिया, अभी आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा जो कि 1940 से 1970 के अंदर है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के लिए आपको थोड़ी सी अमेरिका की हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। अमेरिका की हिस्ट्री अगर आपको याद हो, सिविल वॉर से पहले और वर्ल्ड वॉर 1 से भी पहले की बात है कि वो लोग बहुत ज्यादा जो है वो तरक्की करना उन लोगों ने शुरू कर दी। किस हवाले से कि उन लोगों ने जो है वो ना सिर्फ मेडिसिन की तरफ तरक्की की बल्कि मशीनरी की तरफ भी इस वक्त इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के अंदर तरक्की की। और उसे इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा कहते ही इसी वजह से है क्योंकि उस दौर के अंदर जो है वो रेलगाड़ी, इंजन और जो है वो जो मुख्तलिफ मशीनें जो है कपड़े बनाने वाली मशीनें और जो है वो मिसाइल गन्स, दूसरी चीजें जो है वो इक्विपमेंट्स जो है बहुत ज्यादा एक बड़ी लेवल पे बनने शुरू हो गए और फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई। तो उसके अंदर अब हुआ क्या, जहां हम मैनुअल काम कर रहे थे, जहां हमारे पास एक दूसरी तरफ सप्लायर जो ला रहा है उसे पता ही नहीं था कि एपीआई कैसा है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के एरा के अंदर मेडिसिन के अंदर बड़ी तरक्की आई। मेडिसिन की जो है वो चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट जो है उसको कंट्रोल करने लगी गवर्नमेंट कि ये चीज़ खतरनाक है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, ये जो है वो इसके लिए प्रॉपर नॉलेज आपको होना चाहिए, आपने कहाँ सेल करनी है वो बताना है, आपने कहाँ से खरीद के लाया, सोर्स क्या है आपका। तो जहाँ दूसरी तरक्की की मुख्तलिफ वर्ल्ड के अंदर, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा से मेडिसिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा तरक्की हुई। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा के हम साथ और भी पढ़ते हैं चीज़ें, जैसे कि अमेरिकन सिविल वॉर हुई। अमेरिकन सिविल वॉर जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका के 2 पार्ट थे, एक नॉर्थ पार्ट था, एक साउथ पार्ट था। नॉर्थ पार्ट के अंदर तो पूरी इंडस्ट्री लग गई और साउथ पार्ट के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर था। अब इंडस्ट्री वालों के लिए लेबर नहीं चाहिए थी, बहुत कम महदूद लेबर चाहिए थी, और जो साउथ के अंदर जो है वो लेबर बहुत ज्यादा चाहिए थी क्योंकि एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर की इतनी ज्यादा मशीनें नहीं बनी थी एज कम्पेयर टू दूसरी चीजों के लिए जितनी ज्यादा मशीनें बन गई थी। ये अमेरिकन सिविल वॉर की मैं आपको वजह बता रहा हूँ। तो साउथ पार्ट जो अमेरिका का था उसे गुलाम सिस्टम चाहिए था। होता क्या था कि अफ्रीका से, ये दूसरे मुल्कों से ये गुलाम खरीद के लाते थे और अपनी एग्रीकल्चर के जो प्रोसेस है उसको जो है वो कैरी आउट करवाते थे सारी जिंदगी। लेकिन नॉर्थ पार्ट क्योंकि तरक्की कर चुका था, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियां बन चुकी थी, तो हुआ ये कि नॉर्थ पार्ट ने कहा कि जी गुलामी पे जो है वो पाबंदी लगाई, स्लेवरी पे पाबंदी लगाई जाए
और जिसको साउथ पार्ट ने रजिस्टर किया, अमेरिका के साउथ पार्ट ने रजिस्टर किया और कहा कि हम काम कैसे करेंगे, हम एग्रीकल्चर कैसे चलाएंगे, हमें तो मैन पावर चाहिए है, और अगर हम गुलामी के अलावा मैन पावर इस्तेमाल करेंगे, डेली वेजेस पे पैसे देंगे या डेली जो है वो पेमेंट करेंगे, तो वो तो हमें काम बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इस तरह क्या हुआ कि एक बहस चलना शुरू हो गई, और जो कि एक सिविल वॉर, एक मुल्क के अंदर सिविल वॉर की तरफ चीज चली गई। और जो है वो करंट जो इनका प्रेसिडेंट था इब्राहिम लिंकन उस वक्त का, उसकी असैसिनेशन भी इसी वजह से, इसी बुनियाद पे, क्योंकि वो भी हामी था कि गुलामी को खत्म होना चाहिए। लेकिन जैसे ही इसकी असैसिनेशन हुई वैसे ही वो है सिविल वॉर जो है वो खत्म हो गई। अमेरिका की जो फौज है उसने अपनी आवाम पे जो है वो काबू पा लिया। अब ये पढ़ने का मकसद क्या था, जब इतनी बड़ी जंग हुई, इतनी बड़ी जंग हुई उस वक्त सिविल वॉर, तो बहुत ज्यादा डेथ हुई, बहुत ज्यादा जख्मी हुए। तो उस वक्त भी जो है वो मेडिसिन का की तरफ तवज्जो ज्यादा लोगों ने देनी शुरू की कि ये एक ऐसी चीज है जिससे सरवाइव किया जा सकता है। एक वक्त जंग में ऐसा था, यानी कि अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा से पहले की बात कर रहा हूँ, बड़ी पूरा एंशिएंट इरा की बात कर रहा हूँ। एंशिएंट इरा के अंदर एक वक्त ऐसा था कि जब जख्म लगता था ना जंग के अंदर, तो हमें ये फुल और फाइनल होता कि ये जख्म बिगड़ेगा और ये इंसान मर जाएगा। ये ऐसा एक वक्त भी था एंशिएंट इरा के अंदर। तो अमेरिका की सिविल वॉर के अंदर जो है वो मेडिसिन ने भी बहुत ज्यादा ग्रो किया। जब मेडिसिन की तरह इन्वेस्टमेंट इसकी अमेरिकन सिविल वॉर के बाद मेडिसिन पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करनी शुरू कर दी कि जहाँ पे हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर लगा रहे हैं, वहाँ पे मेडिसिन पे भी उन्होंने पैसा लगाना शुरू किया और मेडिसिन की भी इंडस्ट्रीज की तरफ आना शुरू हुआ। दूसरा जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा के अंदर ही अगर हम जो है वो साथ पढ़ें तो हमें वर्ल्ड वॉर 1 मिलती है। इस इरा के अंदर हमारा जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 भी जो है वो एक डिटेल टॉपिक है कि किस मुल्क ने किस मुल्क के साथ जंग की, लेकिन एक सादा खुलासा मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि उस दौर के अंदर 1914 तक पहुंचते हुए क्या किया, 3 बड़े मुल्कों ने, मिसाल के तौर पे कोई भी 3 बड़े मुल्क हैं, उन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, दूसरे 3 मुल्कों ने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया, आपस में एग्रीमेंट कर लिए कि देखो जी हम 3 इकट्ठे हैं, हम एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो जंग से आगे चलेंगे, अगर हम पे कोई हमला करेगा तो तुम जो है हम बाकी 2 जो है उसका साथ देंगे। तो इस तरह ये वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुई, 2 मुल्कों के आपसी ताल्लुक की वजह से स्टार्ट हुई, खराब होने की वजह से, और बाद में फिर पूरी जो है वो दुनिया इसके अंदर इन्वॉल्व हो गई और बहुत ज्यादा इंजरी हुई, बहुत ज्यादा जो है वो इसकी वजह से जो है वो डेंजर जो है वो उठाना पड़ा। तो इसलिए उस दौर के अंदर भी मैस प्रोडक्शन करनी पड़ेगी मेडिसिन की। हम हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के अंदर ये चीजें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दौर के अंदर मेडिसिन बहुत ज्यादा बनी है, मेडिसिन की तरफ तवज्जो बहुत ज्यादा दी है, मेडिसिन को बजट बहुत ज्यादा मिला है और साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई है इंडस्ट्रियल इरा के अंदर जो है वो दोनों सिविल वॉर के बाद भी और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी बहुत ज्यादा रिसर्च पे पैसा खर्च होना शुरू हो गया, साइंटिस्ट ने इसकी तरफ तवज्जो देनी। तो इसलिए इस इरा के अंदर भी बहुत सारी नई ड्रग जो है वो डिस्कवर हुई, पुरानी ड्रग के यूज डिस्कवर हुए कि ये एक इस चीज के लिए भी इस्तेमाल होती है, इस चीज के लिए उसके इंट्रैक्शन इस जो है वो पता चले। तो हम क्या हुआ, ऐसा ऐसा पेशेंट इरा की तरफ चले गए। पेशेंट इरा पढ़ते हैं नेक्स्ट इरा 1970 से लेके 9 तक। पेशेंट इरा का बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट मैंने जैसे आपको बताया कि एंशिएंट इरा के अंदर एक ऐसा दौर था जब इंसान को कट लगता था जंग के अंदर, तो पता यही होता था कि इसने मरना ही मरना है, ये जख्म बिगड़ेगा और जो है वो अल्टीमेट इसकी 90 से जो है वो 90% डेथ ही डेथ है। तो लेकिन वहां एंशिएंट इरा से पहुंचते हुए पेशेंट केयर इरा तक मेडिसिन डिस्कवर हो गई, उनकी आइसोलेशन स्टार्ट हो गई, केमिकल जो है वो क्लासिफिकेशन स्टार्ट हो गई, केमिकल डिफरेंट कंपाउंड आइडेंटिफाई होने शुरू हो गए, हर्ब से हमने जो है ना वो कंपाउंड लेने स्टार्ट कर दिए, हर्ब से हमने कंपाउंड अलग करने स्टार्ट कर दिए और मेडिसिन के अंदर रिसर्च और पैसा बहुत ज्यादा लगा दिया हमने सिविल वॉर और जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो क्या हुआ कि एक पूरी जो है वो फार्माकोपिया हमारे पास सामने आना शुरू हो गई, डिफरेंट जो है वो प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर बनने शुरू हो गए। तो हम एक ऐसा इरा के अंदर आ गए जहां पेशेंट को फुल प्रोटोकॉल दिया जाता था और उसकी फुल साइन और सिम्टम्स के हिसाब से उसकी जो है वो पूरी इलाज किया जाता था। वो नए प्रॉब्लम थे, नई जो कॉम्प्लिकेशन थी, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो गया, मल्टीपल ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, फूड रिलेटेड फूड ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन हो गया। तो इस तरह क्या हुआ कि फार्मेसीज और हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट केयर जो है वो बढ़नी शुरू हो गई कि कोई भी जो है वो उठ के जो है मेडिसिन नहीं लगा सकता, फिजिशियन लिखेगा, फार्मासिस्ट उसको जो है इंडोर्स करेगा, बताएगा कि हाँ ठीक है ये चीज, उसको वेरीफाई करेगा, रिकंसिडर करेगा, फिर वेरीफाई करेगा और फिर जो है वो पेशेंट को वो चीज लगाई जाएगी ताकि हम कॉम्प्लिकेशन, एलर्जीज और मल्टी ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन से बच सकें। तो ये सारे का सारा इरा क्या है, पेशेंट केयर इरा कहलाता है।
इसके बाद हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज की बात करते हैं हिस्ट्री के साथ साथ, मैंने कहा चलो आज का टच देते हैं और फ्यूचर भी आपको बताते हैं। जब हम कंक्लूड कर ही रहे हैं हिस्ट्री को, तो आज और फ्यूचर दोनों बात कर लेते हैं। तो आज का दौर और फ्यूचर का दौर बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का दौर है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो आप जैसे को समझाने के लिए आप इस तरह डीएनए जेनेटिक टेक्नोलॉजी आप समझ सकते हैं। जैसे आपने ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये प्रोसेस किसी वक्त के तो हम जो है बस हमने स्टडी किए किसी वक्त में, लेकिन आज ऐसा दौर हम इन सब चीज़ों को आर्टिफिशियल भी करवा सकते हैं। जैसे ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना। ट्रांसलेशन आगे जो है आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। तो ये सारी चीज़ें हम जो है वैक्सीनेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरे प्रोसेस के इस्तेमाल करते हैं। तो मैस प्रोडक्शन मेडिसिन के लिए जो है बायोटेक्नोलॉजी ने एक ऑप्शन दिया, मैस प्रोडक्शन हमें आसानी दी। जीन थेरेपी स्टार्ट होगी कि जो जीन खराब है, जो जीन जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो उसकी एक्सप्रेशन जो है वो कम हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। जब रिमूव कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो उसका वो इफेक्ट नहीं आएगा। तो कुछ जो डिजीज, क्योंकि वो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, लिहाजा वो आम मेडिसिन लेने से तो नहीं सही होंगे, वो जेनेटिक लेवल पे जाके जीन्स को रिप्लेसमेंट थेरेपी, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, इस तरह दूसरी चीजें जो है उनसे ट्रांसप्लांट है, जीन्स को जीन से बदला जाए और जीन की स्टडी जो है वो स्टार्ट होना शुरू होगी। जो जेनेटिक मेकअप है उसको चेंज किया जाए, ताकि डिजीज, हमारा सारा मकसद क्या है? जीन्स को चेंज करने का, जीन्स थेरेपी का, जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट का, दूसरी चीजों का एक ही मकसद है कि डिजीज को हम क्योर कर सकें। तो आप देख सकते हैं कितनी तरक्की हुई है, कहाँ एंशिएंट एरा और कहाँ मॉलिक्यूलर लेवल, सेल लेवल पे भी जाके जो है वो डीएनए की बात कर रहे हैं। डीएनए से हम बता रहे हैं कि इस जीन की वजह से ये डिजीज हो रही है, अगर जब वो जेनेटिक डिजीज है। डिजीज आपको पता है ना, जेनेटिक डिजीज और होती है, दूसरी और होती है। तो जेनेटिक डिजीज की मैं बात कर रहा हूँ कि इस जीन की वजह से इस ये वाली जेनेटिक डिजीज हो रही है, इस वजह से ये हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है। उस जीन को रिप्लेस कर दिया जाए, उस जीन की सब्स्टिट्यूट ले आया जाए, उसको रिमूव कर दिया जाए, तो डिजीज से बच सकते हैं हम, डिजीज क्योर हो सकती है। इस तरह रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम सिंथेटिक डीएनए बनाते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन of insert of one or more DNA strand, thereby combining the DNA sequence that would not normally occur together। हम जो अपनी मर्जी का जो है जीन उसके अंदर लगा के उसके रिकम्बिनेंट जो है बनाने लग पड़ते हैं। जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन, आपको वही ये सारा प्रोसेस मॉडिफिकेशन का है कि जब आप अपनी मर्जी से जीन बदल रहे हैं। अब लास्ट में आपके लिए गिफ्ट है ट्रेडमार्क का, कि आपसे कोई भी सवाल कर सकता है कि जो आज इतने ट्रेडमार्क हैं, पेप्सी, कोको कोला, बाटा, सर्विस, ये सारे ट्रेडमार्क है ना, तो पहला ट्रेडमार्क आप कौन सा है? ये आपके लिए गिफ्ट है इस जो है वो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के अंदर। तो पहला ट्रेडमार्क आपने हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम फार्मेसी की फील्ड से हैं और वो हमारी फील्ड से पहला ट्रेडमार्क जो है वो दुनिया ने पहला ट्रेडमार्क जो लिया नॉन हिस्ट्री के अंदर, वो फार्मेसी या मेडिसिन नॉलेज के अंदर मौजूद है। उसके बाद लोगों ने दूसरी फील्ड ने कॉपी करना स्टार्ट किया। ट्रेडमार्क जब शुरू में आना शुरू हुआ, तो लोगों ने बहुत सारा फायदा इसका देखा कि इनकी जो अपनी आइटम होती है उसकी आइडेंटिटी रहती है। दोबारा अगर किसी को आपने कहना है कि मैंने ये चीज़ खरीदी है, तुमने खरीदनी, ये ब्रांड यही लेना है अपना, जो है वो ब्रांड्स को क्या फायदा होता है कि वो कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन कर लेता है, कस्टमर की अटेंशन अपनी तरफ ले आता है। और हम अब हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि 500 बीसी से पहले जो है वो मेडिटेरेनियन आइसलैंड है ऑफ लेमनस का एक आइसलैंड है, वहां पे जो है वो फर्स्ट मेडिकल एजेंट फाउंड हुआ, जिसके ऊपर हमने ट्रेडमार्क लगा के बेचा। उसको हम क्ले ऑफ टैबलेट के नाम से भी आप कह सकते हैं, सील्ड अर्थ के नाम से भी आप उसे जो है वो हिस्ट्री के अंदर हमें मिलता है। टेरा सिजिलाटा के नाम से भी याद किया जाता है। होता क्या था कि उस मुकाम पे जाके जो हिल साइड थी, लेमनस हिल साइड थी, वहां एक गड्ढा खोदा जाता था, वहां से मिट्टी को निकाला, क्ले को निकाला जाता था, गवर्नमेंट की मौजूदगी के अंदर, स्पिरिचुअल रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी के अंदर उसे वॉश किया जाता था, रिफाइंड किया जाता था, रोल किया जाता था, और ऑफिशियल थिकनेस पे ला के या उस क्ले की टैबलेट या पिल बना ली जाती थी, गोली बना ली जाती थी, और उसके ऊपर एक इम्प्रेशन लगाया जाता था। वो इम्प्रेशन जो है वो फर्स्ट ऑफिशियल इम्प्रेशन है, जो फर्स्ट नॉन ट्रेडमार्क हिस्ट्री के अंदर है, वो इस टैबलेट पे लगाया गया। इसके बाद बाकी सारी फील्डों ने अडॉप्ट किया। ये सारा कुछ बताने का मकसद यही है, और फिर उस पर मार्क लगाने के बाद उसे सन ड्राइड किया जाता था। तो हमारा मकसद इस सारी चीज़ों का पढ़ने का ये है कि अब उसको किस लिए इस्तेमाल किया जाता था, डिफरेंट डिजीज के लिए, क्योंकि स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट मौजूद थी। तो उस क्ले को जो है वो उसको काफ़ी डिजीज के खिलाफ जो है वो ट्रीटमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था।
तो लेकिन हमारा यहाँ पढ़ने का मकसद आपको समझ आ गया ना कि हम ट्रेडमार्क को पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट नॉन हिस्ट्री के अंदर ट्रेडमार्क किसी गोली के ऊपर लगाया गया और फिर ये जो है वो पिल्स जब बन जाती थी तो खुश्क हो जाती, ड्राई हो जाती थी, कमर्शियल पर्पस के लिए से हम बेच देते थे। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जब आपको वीडियो पसंद आ गई है, आपने वीडियो पूरी देखी है, यहाँ तक आप पहुंच गए तो आप सब्सक्राइब आप जरूर करें और साथ में बेल का आइकन जो है प्रेस कर दें, क्योंकि इसी तरह की दूसरी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। किसके साथ आपने शेयर करना है? आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी के साथ। और थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज।